तो आपने कंपैरिजन का पूछा है फीस स्ट्रक्चर का। यहाँ पे जैसे बैचलर और मास्टर की बात हुई थी, इसी में एसोसिएट डिग्री भी है। अगर हम इंग्लिश मीडियम को छोड़ के टर्किश मीडियम का भी देखते हैं तो $1000 पर ईयर से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, एसोसिएट डिग्री। ठीक है। अगर इस यही डिग्री को अगर हम इंग्लिश मीडियम में लेकर जाते हैं, एसोसिएट डिग्री यहाँ पे $1750-2000 के अंदर एसोसिएट डिग्री आपको जो 2 साल की होती है, वो इक्वल टू बैचलर नहीं होती, लेकिन यह है कि आप एक डिग्री 2 साल की डिग्री ले लेते हैं, जैसे पाकिस्तान में BA BSc होती है। ठीक है। और उसके अलावा जो बैचलर है वो $2500 से स्टार्ट हो रही है। टोटल डिग्री आपकी $10,000 के अंदर कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे तुर्की के अंदर। जबरदस्त। और ये अगर मास्टर्स की बात की जाए, मास्टर की बात की जाए तो मिनिमम जो स्टार्ट होती है वो इंग्लिश मीडियम की बता रहा हूँ $2250 से स्टार्ट होती है। ठीक है। और ये टोटल प्रोग्राम की फीस है। नॉन थीसिस प्रोग्राम मतलब 3 सेमेस्टर का 1.5 साल में आपका मास्टर कंप्लीट हो जाता है। और जस्ट आपको $2250 पे करना होता है यूनिवर्सिटी को। तो क्या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं? नॉर्मली ये जो मैंने आपको फ़ी बताई है ये स्कॉलरशिप के साथ है। ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अप टू 50% आपको स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, कुछ 60% करती हैं, लेकिन ये एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है यूनिवर्सिटीज़ का। आपकी जो एक्चुअल फ़ी है आप चार्ज वही कर रहे हैं, लेकिन आप डबल लिख के 50% डिस्काउंट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो स्टूडेंट बाहर बैठा होता है वो यही समझता है कि हमें स्कॉलरशिप मिल रही है। तुर्की के अंदर स्कॉलरशिप के हवाले से मैं बता देता हूँ आपको, आपने स्कॉलरशिप कहता, यहाँ पे देखें तो एक स्कॉलरशिप है तुर्किया बुर्सलारी की। ओके। उसके अलावा कोई स्कॉलरशिप नहीं है। ठीक है। जो 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप अगर कोई लेना चाहता है वो तुर्किया बुर्सलारी की वेबसाइट के ऊपर जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। उसके लिए ना तो हमारा कोई बस चलता है, ना किसी और एजेंसी का चलता है। बिल्कुल मेरिट पे है। बिल्कुल मेरिट के ऊपर होती है। तुर्किया बुर्सलारी स्कॉलरशिप, उसमें आपकी वीज़ा टिकट भी फ्री होती है, और उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको अकोमोडेशन भी फ्री होती है, और आपको मंथली पैसे भी, स्टिपेंड भी मिलता है। वो उसके अलावा कोई स्कॉलरशिप नहीं है। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप है वो ऐसे समझे कि डिस्काउंट हो गया 50% 60%। यूनिवर्सिटी ने अपनी फ़ी लिख दी $10,000 और कहते हैं मैं आपको 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ $5,000। वो हर स्टूडेंट्स को मिलती है। वो डायरेक्टली अप्लाई करे उनको वो डिस्काउंट मिलता है, हमारे थ्रू अप्लाई करे वहीं उनको डिस्काउंट मिलता है। वो एक मार्केटिंग चीज़ है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है, अगर हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करें और ख़ास तौर पर लाहौर की बात करें, तो मैंने देखा पिछले दिनों में हमारे जो है वो स्टूडेंट्स आए हुए थे जो कि एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जब वो यहाँ पे आए थे। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान के अंदर किन किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट टर्की आने के बजाय पहले उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके और फिर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ पे आ जाए, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, एक्सचेंज प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि आपने अपना एक सेमेस्टर स्टडी करना है दूसरी यूनिवर्सिटी में, फिर आपने वापस जाना है। ठीक है। तो ये मैं सही नहीं समझता कि एक स्टूडेंट पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी का एडमिशन ले और वो एक्सचेंज प्रोग्राम पे आए और फिर वो वापस पाकिस्तान ना जाए। हम उनको रिकमेंड ये करते हैं कि आप अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट करें, आप मास्टर के लिए आ जाएँ। और एक्सचेंज प्रोग्राम पाकिस्तान की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट है। लाइक सुपीरियर यूनिवर्सिटी होगी, रिफा इंटरनेशनल होगी, रिसेंटली हरिपुर यूनिवर्सिटी के हम एक यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करा रहे हैं, उनका भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। हमारी ये कोशिश होती है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बैचलर मास्टर का स्टूडेंट है वो दरमियान में एक्सचेंज प्रोग्राम के बाद तुर्की को आके वो देखे और यहाँ के भी इन्वायरमेंट देखने के बाद वो वापस जाए। और मोस्टली जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम को, वो हमसे रब्ता करते हैं कि हम कैसे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं या कन्वर्ट करा सकते हैं। तो वो भी करवा सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपने न्यू एडमिशन लेना होता है और अपनी यूनिवर्सिटी से जो फॉर एग्जांपल आपने 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर पढ़े हुए हैं तो उसका ट्रांसक्रिप्ट आप लेकर आते हैं, वही सब्जेक्ट आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं, आप फर्दर अपनी डिग्री आगे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक स्टूडेंट है, उसने जो है वो यहाँ पे वो आ गए, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट लाइफ है वो कैसी है? एक स्टूडेंट की एज एन एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? जो भी उसके ट्रांसपोर्टेशन है, यूनिवर्सिटी आना जाना, उसका खाना पीना है, रेंट है, सारा अकोमोडेशन का, तो ये मंथली कॉस्ट कितनी आ जाती है? सेकंड ये है कि इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए क्या उसे हर महीने अपने पेरेंट्स को जहमत देना होगी कि जी मुझे महीने के इतने पैसे जो है वो भेजते रहिए, या फिर यहाँ पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए हैं? और अगर हैं तो क्या ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लीगल हैं? ऐसा तो नहीं कि स्टूडेंट जो है वो इलीगल जॉब करे, यानी इलीगल से मुराद ये कि उसे जॉब करने की इजाज़त नहीं है, वो जॉब कर रहा है और अगर खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट उसे पकड़ लेती है और उसे डिपोर्ट कर देती है तो उनका करियर भी जो है वो ज़ाया हो गया, उनका पैसा और टाइम भी ज़ाया हो गया। तो ये बताइएगा।
इसके ऊपर थोड़ा लंबा वो करूंगा क्योंकि ये पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ असल में। ठीक है। ये स्टूडेंट्स की बजाय उनके पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि वो जब अपने बच्चे को आप बाहर भेज रहे हैं, स्पेशली मैं तुर्की को ही फोकस करके बताऊंगा कि अगर आपने बच्चे को बैचलर के लिए भेजा है तो अपने माइंड में रखें कि इसकी जो एजुकेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो मैंने बियर करने हैं। ठीक है। वो मतलब जैसे हमने अकाउंट किया कि अगर $2500 है तो $10,000 बनता है टोटल 4 साल का। ठीक है। तो मैं ये क्योंकि बैचलर के स्टूडेंट्स को अगर आप काम में लगा देंगे तो वो फिर डिग्री उनके मुकम्मल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए उनके पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के ऊपर इस तरह का बर्डन न डालें कि वो जाके वहाँ पे यहाँ पे आके स्टडी भी करें और साथ जो है वो जॉब भी करें। हाँ, क्योंकि इनके पास लिमिटेड टाइम होता है। हाँ, वो स्टूडेंट उसके पास मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, बैचलर वाले स्टूडेंट्स के पास ये समर में जो वेकेशन होती है 3 महीने की, वो उसके अंदर काम कर सकता है। ठीक है। और 1 महीना उसको विंटर हॉलीडेज होती हैं, उसमें वो काम कर सकता है इजीली। यहाँ पे हर जगह पे आपको काम मिल सकता है जिसमें आप कम से कम भी वो इतने पैसे कमा लेता है कि अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो बियर कर सके। दूसरा यानी 4 माह काम करके वो पूरे साल का जो अपना खर्चा है वो निकाल सकता है। अच्छा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की फी है वो उसके ऊपर बर्डन हो जाता है, वो अलग है। वो तो पे पेरेंट्स को ही करनी है। बैचलर लिविंग कॉस्ट जो है वो खुद अर्न कर सकते हैं। जी, बैचलर के लिए मैं यही कहता हूँ कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। आप अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो आप अपनी कोई एसेट्स हैं उसको सेल आउट करके या किसी भी तरीके से जैसे भी आपको अफोर्ड कर रहे हैं उसको करें। उसके ऊपर इस तरह का बर्डन न डालें कि वो अपनी फी खुद पे करें। तो ये जो कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट के ऊपर, ये आपको पता है जैसे एरियाज के ऊपर डिपेंड करता है कि भी अगर कोई यहाँ के एसन यूथ के एरिया में रहता है तो उसको 10,000-12,000 में बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो शिशली में या बेशिकताश में रहता है, अगर मैं देखूँ तो स्टूडेंट सर्वाइव करने वाला जो स्टूडेंट जिनको हम कहते हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे, वो अगर चाहे तो वो $200 के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल हमसे कोई पूछता है तो जो लिविंग कॉस्ट है यहाँ पे, जिसमें आपका रेंट और बाकी चीज़ें भी शामिल हो गई, तो $250 से $350 जो है वो मंथली पर मंथ $250 से $350 में वो। लेकिन अगर आपने गुजारा करना है तो $200 में आप जो है वो भी कर सकते हैं। उसमें क्योंकि मिल के रहते हैं स्टूडेंट्स तो रेंट हर सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं तो फिर वो आसान हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 4 महीने जॉब करके कोई भी जो स्टूडेंट है वो $2,500 से $3,000 जो है वो अर्न कर लेते हैं ताकि उनका जो है वो सालाना कॉस्ट जो है। अब ये जॉब किस किस्म की होती है? जॉब मोस्टली यहाँ पे एक तो टूरिज्म का सेक्टर हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है। तो तुर्की टूरिस्ट कंट्री है, ताकि जो स्टूडेंट 60 मिलियन टूरिस्ट, मोर देन 65 मिलियन जो है वो लास्ट ईयर के थे। जी, मैंने बताया जी, सॉरी 60 मिलियन थे और $65 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। 60 मिलियन के राउंड अबाउट जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो टूरिज्म सेक्टर के अंदर हर जगह पे जॉब है। ये रेस्टोरेंट हो सकता है, होटल हो सकती है, वहाँ पे जाके ये जॉब कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी बिल्कुल। उसके अलावा तुर्की जो है मेडिकल टूरिज्म है। मेडिकल टूरिज्म के अंदर उनको कॉल सेंटर के अंदर ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए होते हैं जो इंटरनेशनल पेशेंट को आने से पहले वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे यूके के अंदर होता है कि आपको जो है वो वर्किंग आवर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे कितना टाइम होता है कि आप महीने नॉर्मली जो लीगली अगर चीजें देखी जाएं तुर्की के अंदर, हमें लीगली ही देखना है और हम ये रिकमेंड भी करेंगे कि लीगली ही आप जो है वो सारी। उसमें थोड़ा सा इशू ये है कि लीगली यहाँ पे अभी ये चीज़ें इतनी डेवलप नहीं हुई कि टर्किश जो जॉब प्रोवाइड करने वाले जो कंपनी है या मतलब ओनर है वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना नहीं चाहते। मोस्टली स्टूडेंट्स को विदाउट वर्क परमिट ही काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट को भी पता है, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई खास एक्शन। तो इसका मतलब ये कि अभी गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि वो ये डिफाइन कर पाए कि एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आए तो उनके लिए वर्किंग आवर्स इतने हैं। हाँ, ताकि वो मैं बता देता हूँ लीगली क्या है कि अगर आप बैचलर में आते हैं तो फर्स्ट ईयर आप काम नहीं कर सकते, वर्क परमिट नहीं ले सकते। ठीक है। सेकंड ईयर में आप जाके वर्क परमिट ले सकते हैं। वहीं आपके हफ्ते के अंदर 24 आवर्स होते हैं ये जो आप लीगली काम कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं, आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप डायरेक्टली वर्क परमिट ले सकते हैं। आप फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम वर्क परमिट भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। इशू यहाँ पे ये है कि जैसे हर कोई कहता है कि ये इलीगल काम कर रहा है, ठीक है, एज ए लॉ जो है इलीगल कर रहा है, लेकिन ये हायर एजुकेशन को भी पता है, यूनिवर्सिटी को भी पता है, तो यहाँ की इमिग्रेशन इसको अभी बॉदर नहीं कर रही है, इमिग्रेशन को भी पता है, सबने वो उन्होंने खुद ही अलाउ किया हुआ है, आंखें बंद की में ठीक है कि भी ये काम कर रहे हैं, करने दें। और मसला कहाँ होता है कि जैसे आपने कहा स्टूडेंट पकड़ा गया और वो डिपोर्ट हो गया, इस तरह के केसेस हुए हैं और यहाँ से कुछ स्टूडेंट वापस चले गए हैं। मसला तब होता है जब यहाँ पे वो शिकायत होती है और शिकायत भी कोई स्ट्रॉन्ग
विदाउट शिकायत किसी भी स्टूडेंट अगर कोई यहाँ पे काम कर रहा है, कभी हमने नहीं देखा। मेरे ख्याल में एक और रीजन भी डॉक्टर साहब हो सकती है, अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी ऐसे कॉल सेंटर के अंदर और वो कॉल सेंटर इन्वॉल्व है किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर, तो भी आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम बन सकता है। बिल्कुल। लेट्स सपोज कुछ लोग जो है वो जो कॉल सेंटर जिसकी आप बात कर रहे हैं ट्रेडिंग वाला, वो तो मैं रोकता हूँ स्टूडेंट्स को कि उस तरफ जाए ना। उसकी रीजन ये है कि आपको पता है एक चीज स्कैम है, फ्रॉड है, और वो आप उसका हिस्सा ना बने, क्योंकि वो स्टूडेंट को ये होता है ना कि मुझे जरा पे अच्छा कर रहे हैं, मेरी सैलरी भी है प्लस इंसेंटिव भी है, तो स्टूडेंट ये नहीं समझता कि ये जो इंसेंटिव मुझे मिल रहा है या सैलरी मिल रही है, ये किसी को स्कैम करके उससे $1,00,000 कमाया जा रहा है और उस लाख में से मुझे सिर्फ 1,000 रुपये किया जा रहा है। बिल्कुल। तो आप एक हराम काम का हिस्सा बनेंगे तो लाजमी बात है कहीं ना कहीं। बिल्कुल रोकता मैं, यानी कि किसी को भी इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं करते। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी कहते हैं कि आप इससे बेहतर है कम कमा लें किसी अच्छे फील्ड में, और आप कैरियर मेकिंग काम कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल, जिस फील्ड में आप काम ट्रेडिंग वाली लिए आपके कैरियर मेकिंग करियर नहीं है, बिल्कुल कैरियर तो नहीं है ना। आप टूरिज्म में जाते हैं, मैंने ऐसे 2021 में स्टूडेंट आए मेरे जिनका हमने प्रोसेस किया, वो आज हमसे ज़्यादा अच्छा कमाते हैं। मेडिकल टूरिज्म में वो इतना आगे चले गए कि शुरू में उन्होंने जॉब की, बाद में उनका पर्सनल रेफरेंस ऐसा क्रिएट हुआ कि अब उनके हर महीने 3, 4, 5 पेशेंट आ जाते हैं जिसमें वो इजीली $4-5 हज़ार। तो सर्विसेज बिजनेस के अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। टाइम आपके पास स्टडी गैप को फिल करने के लिए कोई ऑप्शन है? स्टडी गैप को फिल करने का हमारे पास ऑप्शन है, तो हम तो स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई इस ड्यूरेशन के दौरान आप क्या करते रहे। ठीक है। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल रहा है तो हम कहते हैं उसका ट्रांसक्रिप्ट आप उसके साथ अटैच करें। अगर आपने 2 ईयर BA की है वो उसके साथ अटैच करें। ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि वीज़ा रिजेक्ट होता क्यों है? वीज़ा रिजेक्ट मोस्टली जो मेरे अपना एक्सपीरियंस है वो तो यूनिवर्सिटी के ना लेटर की वजह से होता है, क्योंकि तुर्की में जो भी लेटर इशू होता है उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है। इन्होंने एक और योग ID सिस्टम बना दिया है कि आप जो जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं आपके लेटर के ऊपर एक ID नंबर लिखा होता है, जिसको काउंसलेट उसी नंबर से आपकी सारी चीज़ें ट्रैक कर सकती है। उससे पहले सिस्टम यह था कि अगर एम्बेसी को किसी लेटर पर शक होता है तो वो ईमेल करता था, वेरीफाई करता है ईमेल वाला। हाँ, वेरीफाई यूनिवर्सिटी समटाइम नहीं कर पाती थी, मोस्टली मतलब मिस हो जाते थे, तो वो मसला होता था। जब लाखों में स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो ऑनलाइन उसको जो है उन्होंने आप ये सारा सिस्टम जो उनको एक्सेस दे दी है यूनिवर्सिटीज तो फिर वीजा रिफ्यूज होता क्यों है? वही बता रहा हूँ कि हमने फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के एक्सपेंसेस हमने बताया $360 पाकिस्तानी राउंड अबाउट 1 लाख बनता है। ठीक है। और जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप अपनी इनकम शो करा रहे होते हैं, जो टैक्स रिटर्न हम जमा कराते हैं तो वो उसके मुताबिक उस 6 लाख हम शो कराते हैं, नॉन टैक्सेबल अमाउंट शो कराते हैं। ठीक है। और आपके फैमिली मेंबर FRC लगे हुए हैं, 4 फैमिली मेंबर हैं, आपकी टोटल सालाना इनकम कितना हो गई? 6 लाख। 6 लाख आपके यानी मंथली 50,000 में आप गुजारा कर रहे हैं 4 फैमिली मेंबर्स के साथ। 1 लाख आपका बच्चे का खर्चा है वहाँ पे, लिविंग एक्सपेंस प्लस फी भी है, यानी आपको 50,000 जो है बच्चे के लिए उधार पकड़ने पड़ रहे हैं। जी जी। और अपनी फैमिली तो आपकी भूखी रह जाएगी। तो इसके लिए ये होता है कि हमारे जो एक पाकिस्तान के अंदर एक जनरल कल्चर है कि भी हम जब भी शादी हो, गमी हो, या मतलब शादी क्या कहते हैं बच्चे की एजुकेशन हो, तो हम अपने एसेट्स को यूज़ करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई स्टूडेंट अपना तुर्की का वीज़ा फाइल करे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन उसकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है। अपनी वो इंटर की या मतलब बैचलर की डिग्री भी लास्ट में निकला, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, एजुकेशनल हो गए, फिर उसके बाद फाइनेंशियल हो गए। जी जी। और पेरेंट्स के जो है वो डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम को, सोर्स ऑफ फंड्स को शो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बैंकिंग चैनल है, बैंक स्टेटमेंट और आपका जो लेटर है बैंक से, ये यानी पूरे होंगे तो फिर आपके लिए वीजा इजी हो जाएगा। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, जिसने वीज़ा मतलब अपना रिजेक्ट नहीं कराना जी, तो सबसे पहले तो उसको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पूरे करने चाहिए। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ IBCC और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है। सम स्टूडेंट्स क्या ये टर्किश में ट्रांसलेट भी होने चाहिए या जरूरत नहीं? नहीं जरूरत नहीं है। ओके। उसके अलावा आपने अपनी डिग्री लाजमी निकलवानी है। सम टाइम वो स्टूडेंट कहते हैं डिग्री तो 2 साल बाद आनी है, ट्रांसक्रिप्ट उसके पास होता है और डिग्री नहीं होती। आपने डिग्री भी निकलवानी है। ठीक है। तो पहला स्टेप पूरा हो गया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। पेरेंट्स के, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स, मैं जब स्टूडेंट्स से पूछता हूँ उनके पेरेंट्स का ना, वो कहते हैं हमारे पास प्लॉट भी है, हमारे पास ज़मीन भी, गाड़ी भी है, ये चीज़ें भी है, लेकिन किसी ने डिक्लेयर नहीं की होती या उनके अपने नाम पे भी बात नहीं होती। मोस्टली उन्होंने गाड़ी जिससे बाइक प्लाट भी उनके नाम पे चल रही है। हाँ, प्लाट परचेज किया हुआ वो किसी और के नाम पे है। क्यों? क्योंकि उसने आगे बेचना है, तो वो
ट्रांसफर की उसने अपने नाम पे ट्रांसफर फी बचाने के लिए हाँ, नहीं किया हुआ। हमारा एम्बेसी भी इस चीज़ को जानती है। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जनरल कल्चर है कि हम अपने एसेट्स यूज़ करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, बिल्कुल अपने हेल्थ प्लॉट है वो बेच दिया तो हमने उसको उस पे आपने टैक्स रिटर्न के अंदर अपने सारे एसेट्स शो कराने हैं। आपको कहीं से रेंटल इनकम आ रही है, चाहे आपकी 3000 है, ठीक है, आप उस फॉर में दुकान है, एक आपने रेंट पे दी हुई है, रूरल एरिया में दुकान है, वो रेंट डिक्लेयर कर दें 3000 है, तो उसके क्या आपने डिक्लेयर करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लिखना है टैक्स रिटर्न के अंदर कि मेरी दुकान की वर्थ है 20 लाख, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो आपने उसको टैक्स रिटर्न करना है, एक तो वर्थ लिखनी है, साथ में एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट अटैच कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कट करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम वीजा के ऊपर एक डिटेल वीडियो जो अलग से बनाएंगे। तो मुख्तसरन ये है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और आप रिक्वायरमेंट्स एम्बेसी की पूरी कर रहे हैं तो आपका वीजा लगेगा। अगर नहीं है तो आप उसको पूरा कर लीजिए जी। यानी स्टूडेंट्स के लिए न्यू एम्बेसडर इरफान नज़ीर ओलू के आने के बाद वीज़ा रेशो बहुत अच्छी हुई है माशाल्लाह। रीज़न ये है कि आप स्टडी करने वाले स्टूडेंट हो, आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं डेफिनेटली पता चल जाता है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं। एग्जैक्टली, उनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है और आपसे भी ज्यादा है। रोज का काम, रोज का काम, रोज का फेस देख के पता चल जाता है कि स्टूडेंट आना चाह रहा है या नहीं आना चाह रहा है। दूसरा, अपने एसेट्स जो है वो सारे डिक्लेयर करें, ठीक है, और उनकी वर्थ भी लिखें, कवर लेटर को प्रिसाइजली लिखें। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे रहते हुए एक लंबा अरसा हो गया है, आपने स्टूडेंट्स के साथ एक टाइम गुजारा है, आप माशाल्लाह खुद जो है वो MBBS डॉक्टर हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को जो कि एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं? ज़रूरी नहीं टर्की के अंदर, दुनिया में कहीं पे भी वो अगर स्टडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका जो कीमती टाइम है जो कि एजुकेशन को वो दे रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या बेस्ट एडवाइस करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एडवाइस यही होती है तमाम स्टूडेंट्स को, और हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि वो अपना जो जिस मकसद के लिए आए हैं उसको फोकस करें सबसे पहले, ठीक है। साथ में अगर किसी ने जॉब करनी है वो भी करे, लेकिन मेन फोकस अपनी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं, उससे पहले नहीं होती। इसकी रीज़न मैं ये बताता हूँ। मैं तुर्की के अंदर मैंने ऐसे काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको 4-5 साल हो गए सिर्फ इसी वजह से कि वो वेट कर रहे थे कि भी हमारा कहीं यूरोप का वीज़ा लग जाए और हम वहाँ पे चले जाएं। लेकिन इस 4 साल के अंदर वो स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट भी रखते रहे, जॉब भी करते रहे, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी को फोकस नहीं किया। 4 साल में अगर वो फोकस करते उनकी ग्रेजुएशन हो जाती और मास्टर में वो यूरोप भी चले जाते। बिल्कुल ठीक। अब ये है कि उनके पास यूरोप जाने का भी वो एज ए स्टूडेंट जाने का भी इधर के खत्म हो गया, उधर के रहे। हाँ, और यहाँ पे भी आप फिर ये है कि वो नहीं कर सकते। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स में आते हैं वो उन्हें ऑलरेडी अपनी बैचलर की डिग्री के ऊपर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट उसकी हो जाती है। लेकिन जो तुर्की इस वक्त जो हम फोकस करते हैं ज़्यादातर बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बैचलर का जो स्टूडेंट है वो यूरोप उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी एक्सपेंसिव है, वहीं पे तुर्की वहीं एजुकेशन उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ दे रहा है। तो आप यहाँ आके सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, ये सबसे पहली एडवाइस है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती टाइम का, और हम इस टॉपिक के ऊपर फर्दर जो है आपको ज़हमत देते रहेंगे और फर्दर इन क्वेश्चंस को डिग आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनका फ़ायदा हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया।